तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है, और इसका अगर आप वन शॉट अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड्स के आप वैसे ही हैंडल कर लेंगे, कोई इसमें बाहर से कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अगर एक एटम है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए, तो उसमें अगर Z उसका एटॉमिक नंबर है तो उसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। और अगर वो न्यूट्रल न्यूट्रल है तो उसमें Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स B होंगे। और अगर उसका मास नंबर A है, ठीक है, तो A और Z को माइनस कर दें, उसमें A माइनस Z ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहेंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर ये एक न्यूक्लियस है तो इसमें Z प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस जेड इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के सम को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आप इनको जोड़ दें, Z और A माइनस जेड को, तो A आ जाएगा। तो यानी उसमें A नंबर जो उसका मास नंबर है, उतने उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल ले लेते हैं, 19 पोटाशियम, मास नंबर है 40। तो इसमें इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 19 प्रोटॉन्स होंगे। और 40 माइनस 19 इज 21, 21 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर ये न्यूट्रल है तो 19 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। तो दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे हम निकालते हैं न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थोड़ा सा याद रखें, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 ये दे रखे हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और अगर किसी का मास नंबर सेम है, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। और अगर किसी का डिफरेंस सेम है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। ये याद रखें। नेक्स्ट इज रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये आपको याद करना है, इसकी कोई डेरिवेशन भी नहीं है, सीधा आपको याद रखना है। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, दैट इज R0 इंटू मास नंबर का क्यूब रूट। व्हाट इज R0? 1.2 फर्मी। ठीक है। व्हाट इज फर्मी? 10⁻⁻15। सो अगर आपने किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, आपने फॉर्मूला याद करके जाना है, दैट इज R0, दैट इज 1.2 फर्मी इंटू मास नंबर का क्यूब रूट ले लेना है। जैसे यहाँ पे बोरोन का अगर हमें न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो उसका मास नंबर है 8, तो उसका रेडियस हो जाएगा R0, 8⁻⁻1/3। 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2R0 यानी 2.4 फर्मी आएगा। ज्यादातर अगर पेपर में आएगा आता है क्वेश्चन, तो आपको स्टैंडर्ड क्यूब रूट मिल जाएगा। नहीं मिला तो फिर आप वहीं छोड़ दें उसमें, लेकिन वैल्यू पूरी यहां तक लिखे, मतलब फिर आप यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो क्या होती है? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब बात को समझें, न्यूक्लियस में रहता कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनका मास लगभग सेम होता है। ठीक है, इनका मास क्या होगा? लगभग सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। लेकिन इनका टोटल नंबर कितना होता है? ए। ठीक है। तो वैसे तो मुझे लिखना चाहिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। तो हम क्या लिख देंगे? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टोटल नंबर A लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। और नीचे वॉल्यूम होगा 4/3 πr क्यूब। R की वैल्यू ये डालें, R0 A⁻⁻1/3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे R0 का क्यूब इंटू A। यहाँ पे A कट गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार बोर्ड्स में आई भी है। वो कहते हैं कि शो करो कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या इट इज इक्वल फॉर ऑल द एटम्स, या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो आपको यहां तक प्रूव करना है कि देखो भाई साहब, वो जो वैल्यू है मास नंबर, वो ऊपर नीचे कट गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन और R0 पे डिपेंड कर रही है, विच इज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 3 इंटू 10⁻17 kg/m3। एंड न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल द एटम्स। ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अगर कोई आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी पूछ ले, तो आप डेंसिटी ऑफ पानी विच इज 1000 से डिवाइड कर दें, तो वो 3 इंटू 10⁻14 आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं, आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन याद रखें। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जो C12 है उसका 1/12 ले लें तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2, उसकी एवरेज मिल जाएगी, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवी होता है, बट अप्रोक्सीमेटली इनका मास सेम होता है। सो 1 AMU की कोई वैल्यू पूछ ले, याद रखें अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन वाली 1.67 इंटू 10 की पावर -27। नेक्स्ट इज एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो इसकी फेमस आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc²। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको बोलते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास, दैट इज mc²। अगर आप किसी मास को पूरा पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो उसमें से कितनी एनर्जी आएगी? कब कन्वर्ट करने का मतलब उसको जलाना नहीं है, कन्वर्ट करने का मतलब उसको गायब कर देना है और वो एनर्जी बन जाए। सो जैसे 1 ग्राम कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उसकी मैं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालूं, दैट मीन्स अपने 100% उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो mc² डाल के 9 × 10 की पावर 13 जूल आएगी। मतलब बिल्कुल उसको गायब कर दें, या इतनी एनर्जी से वो मास बिना किसी वेस्टेज के जनरेट होगा। ठीक है, आप इसको एज एनर्जी इक्विवेलेंट याद रखें। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में जब मास गायब होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्पेशली, तो कितनी एनर्जी निकलती है वो यहां से होती है। रियल लाइफ में ऐसे करना पॉसिबल नहीं है। सो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AMU को यू से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। सो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा? एनर्जी इक्विवेलेंट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 μ × C² की जो वैल्यू है दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखनी है आपको। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सो मास डिफेक्ट क्या होता है? इट इज डिफरेंस ऑफ मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सबका मास जोड़ दो, एंड एक्चुअल मास उसमें से माइनस करो। तो एक्चुअली जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन जितने हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज हमने हीलियम न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकालना है, तो हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, यानी इसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो 1H1 एटम होता है इसमें एक ही प्रोटॉन है, सो दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। सो 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो टेक्निकली अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका ये मास होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये उसका एक्चुअल मास है। तो जो उसका मास होना चाहिए था माइनस जो उसका एक्चुअल मास है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो इट इज डिफरेंस इन मास ऑफ all the protons and neutrons present in nucleus एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअल मास कम है, तो कम है तो क्या हुआ? कुछ मास गायब हो गया। किस फॉर्म में गायब हुआ? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो इट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। तो जैसे यहाँ पे मास डिफेक्ट देखें कितना निकल के आया है, 0.029182 एटॉमिक मास यूनिट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? दिस मास इंटू C², और ये μ × C² की वैल्यू हमने अभी याद रखी 931, मल्टीप्लाई कर लें आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी अब किसी ना किसी न्यूक्लियस के आपसे पक्का पेपर में निकलवाएंगे, क्योंकि चैप्टर पहले ही बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस, डेंसिटी, इसी पे क्वेश्चन आने। अब बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है तो उसका मास गायब हो गया। तो मास ऐसे गायब होगा तो मास थोड़ी ना अकेला गायब होता है, एनर्जी गायब हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, यानी वो स्टेबल हो जाता है। अगर आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो टूटेगा या अनस्टेबल होगा, नहीं तो वो उस ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो मेन फैक्टर है आफ्टर न्यूक्लियर फोर्स स्टेबिलिटी का। सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या प्रोवाइड करती है? न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी। अब चक्कर क्या है, ये सारा लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स में पढ़ लें। जो न्यूक्लियस है उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है, लेकिन बड़े न्यूक्लियस में उस बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा निकल के आएगी, बट उसमें न्यूक्लियॉन्स भी तो ज्यादा है। तो एक्चुअल जो बाइंडिंग एनर्जी का मेन फैक्टर होता है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
इसका ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ आपको याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली ये इसकी शेप है, और ये देखा गया है कि मिडल में 30 से लेके 170 वाले जो जनरली मेटल्स भी आते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, जिनका मास नंबर ही है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। यानी अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये मोस्ट स्टेबल है। जो छोटे वाले एटम्स हैं, अगर वो बड़े एटम बनेंगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी वो बनना चाहेंगे। लेकिन ये जिस टेम्परेचर पे बनते हैं, वो टेम्परेचर धरती पे पॉसिबल नहीं है। और बड़े एटम्स टूट के भी मिडल वाले बनना चाहेंगे, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यानी जब बड़े एटम टूट टूट के मिडल वाले एटम्स बनेंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो एनर्जी, और अब एनर्जी रिलीज भी करेंगे बेसिकली। बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, इट इज एनर्जी रिलीज्ड। जब एक न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज्ड है। तो अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो जब वो बनते हैं तो एनर्जी और रिलीज हो गई है। ठीक है ना? यानी प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी वो खुद ही होना चाहेगा, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको वहां से एनर्जी मिलेगी। सो जब न्यूक्लियस बनता है, उसमें कुछ मास डिफेक्ट आ जाता है, यानी कुछ मास उसका लूज हो जाता है, विच इज क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जितना मास उसने लूज कर दिया, उतनी उसने एनर्जी लूज कर दी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर न्यूक्लियर फोर्स। एंड बाइंडिंग एनर्जी मैटर तो करती है, बट पर न्यूक्लियन मैटर करेगी। ये देखना न्यूक्लियस में लोग कितने रह रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं। ये उसका ग्राफ है, जो ये शो करता है कि मिडल में वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। छोटे एटम्स अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, छोटे न्यूक्लियस मिडल वाले बनना चाहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड बड़े वाले मिडल वाले बनना चाहेंगे, प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। सारा थ्योरी में दे रखा है, नोट कर लें। उसके बाद कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सामने दे रखा है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको बोला गया उसकी क्यू वैल्यू निकालो, या बोला गया उसकी एनर्जी रिलीज निकाल लो, आपने कुछ नहीं करना। आपने फॉर्मूला याद करके जाना है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। वो सारा आपको एएमयू में मिलेगा। तो आप डोंट वरी, आप इसको भी मत याद रखो, आप इसको याद रखो। मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपको सब कुछ एएमयू में मिलेगा। तो यहाँ पे यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, आप उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। सो यानी आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू की जगह आप डाल देना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, mass of reactants minus mass of products into mu c square. What is mu c square? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको उस रिएक्शन की क्यू एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप बात को समझें, अगर प्रोडक्ट का मास कम हो गया, यानी कुछ मास लूज हुआ है, जब मास लूज होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट्स का मास बढ़ गया, तो भाई साहब बढ़ गया तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इस केस में वो क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो होगा एंडोथर्मिक। या तो आप सीधा याद रख लें, प्रोडक्ट का मास कम हो गया तो वो एक्सोथर्मिक होगा, बढ़ गया तो वो क्या कहते होते हैं, एंडोथर्मिक होगा, जो भी था मतलब। नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें, क्यू नेगेटिव आ गया तो एंडोथर्मिक, पॉजिटिव आ गया तो एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद करके जाएं। ऐसे कोई प्रोडक्ट्स क्या बनने हैं वो नहीं आपने याद करना, वो आपको दिया होगा, आपने सिर्फ उसमें क्या करना है, उसकी एनर्जी रिलीज निकालनी है। उसके बाद जो मेन फैक्टर होता है इस चैप्टर में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो पेयर ऑफ प्रोटॉन, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पे लगती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड एक्ट विद सेम स्ट्रेंथ। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगी। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी ये बड़े डिस्टेंस पे नहीं लगेंगी। दे डू नॉट एग्जिस्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी। They are the strongest forces in nature. They are attractive and causes stability of nucleus. They show saturation property. अभी तो हमने कहा कि they are short range. तो बस पड़ोसी को ही लगेगी, साथ वाले न्यूक्लियन पे लगेगी, उससे आगे नहीं लगती। They are non-central. That means जो न्यूक्लियस है वो spherical नहीं हो सकता, because ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे नहीं लगेगी, रैंडम डायरेक्शंस में लगती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ लें एक बार अच्छे से।
एंड इसका रीजन है, आपने सीधा रीजन दे देना है, न्यूक्लियर फोर्सेस का रीजन है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पाई मीजॉन्स। पाई मीजॉन्स एक चार्ज के क्लाउड होते हैं, तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअली अगर उनको पाई मीजॉन मिल जाए, जैसे प्रोटॉन है, वो अगर न्यूट्रॉन बनना चाहे तो पॉजिटिव पाई मीजॉन निकाल देगा, या न्यूट्रॉन पॉजिटिव पाई मीजॉन अब्सॉर्ब कर ले, पॉजिटिव वाला अब्सॉर्ब कर ले तो प्रोटॉन बन जाता है। बेसिकली ये अपने आप को बदल देते हैं, प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ पाई मीजॉन्स न्यूट्रॉन बन सकता है, न्यूट्रॉन विद द हेल्प ऑफ पाई मीजॉन प्रोटॉन बन सकता है। सो हर किसी को पाई मीजॉन चाहिए, तो वो पाई मीजॉन को होल्ड करते हैं, मिलता एक्चुअली किसी को नहीं इतनी आसानी से, लेकिन वो होल्ड करते हैं, दोनों नहीं छोड़ते, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो जाती है विच इज न्यूक्लियर फोर्स। आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन है दैट इज एक्सचेंज ऑफ पाई मीजॉन्स, ये लाइन आपको एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। एंड पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ ही एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी आपको याद रखना है। 0.8 फर्मी अप्रोक्सीमेटली 1 फर्मी पे मिनिमम है, यानी पोटेंशियल फोर्सेस क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मींस क्या होगी, वो अट्रैक्टिव। तो ये चैप्टर था हमारा न्यूक्लियस, एंड छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का आएगा। जितनी थ्योरी इवन वन शॉट में करिए बाय हार्ट याद रखो, आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो बड़ी आसानी।